जय भारत डियर अभ्यर्थियंस, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 9। तो बच्चों देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीज देखी थी। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में अगर एक्सिस पे हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं तो उस पॉइंट पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव करा था। और बच्चों अगर डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों वैल्यू कितना होता था उसके रिगार्डिंग हमने एक्सप्रेशन डिराइव करे थे, है ना। अब बच्चों वही सारी चीजें देखिए यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है, तो उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। और बच्चों एक दो दूसरे भी पॉइंट है जो मैं लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट केस बच्चों देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। बच्चों आप देख सकते हैं ऑलरेडी फिगर में प्लस क्यू माइनस क्यू, डाइपोल के सेंटर से आर जितने डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी है, तो बच्चों इस पॉइंट पी पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलता था वो कुछ इस तरीके से था, 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब p कैप। अब बच्चों देखिए यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में देखिए तो ये p कैप बच्चों कौन से डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर था। p कैप बच्चों डाइपोल मोमेंट वेक्टर की, बच्चों डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है, देखिए डाइपोल मोमेंट बच्चों हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हम दिखाते हैं, तो बच्चों डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो बच्चों ये जो है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने पी कैप दिखाया था। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, ये रिजल्ट क्या दिखा रहा है, अगर एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे है ना, एक्सिस पे बच्चों यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो उसका डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होता है, बच्चों डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है उसी डायरेक्शन में होता है ना। आप देख सकते हैं बच्चों ये पी कैप डायरेक्शन मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट पे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में ही होता है। कौन से केस में, एक्सिस के केस में, ठीक है। दूसरा है बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, जो बच्चों यहाँ पे हम देख चुके, ये ऑलरेडी हम एक्सप्रेशन देख चुके हैं। देखिए फिर से यही सेम डाइपोल ले रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। अब यहां से बच्चों इक्वेटोरियल प्लेन मान लेते हैं बच्चों डिस्टेंस r, तो इस डिस्टेंस पे बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिलता था, माइनस kp बाय r क्यूब। बच्चों देखिए यहाँ पे माइनस साइन हमें क्या दिखा रहा है मालूम, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है तो ये बच्चों पी कैप का डायरेक्शन है। पी कैप मतलब बच्चों कौन सा डायरेक्शन होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर, तो बच्चों इस डायरेक्शन में ये पी कैप और इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा माइनस पी कैप। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है मालूम है, अगर इक्वेटोरियल प्लेन पे जैसे यहाँ पे पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पे अगर हम डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बच्चों ये माइनस पी कैप की डायरेक्शन में है। बच्चों देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप लास्ट लेक्चर में बच्चों देख सकते हैं, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा था वो इस डायरेक्शन में था, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर देखिए क्या ये इस डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इसकी वजह से बच्चों ये माइनस साइन था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा, और इक्वेटोरियल प्लेन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा हाँ बच्चों एक छोटी सी चीज और बता दो, बच्चों ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं ना, बच्चों ये जो पॉइंट ले रहे हैं पॉइंट पी, वो बच्चों डाइपोल जो है उसके बाहर ले रहे हैं। ये पॉइंट पी बच्चों यहाँ पे डाइपोल के अंदर कहीं पे नहीं ले रहे है ना, तो बी केयरफुल। हम एक्सिस पे पॉइंट ले रहे हैं बट ये पॉइंट कैसा ले रहे हैं हम, इस डाइपोल के बाहर है। अगर डाइपोल के अंदर कोई एक पॉइंट पी है तो उस केस में बच्चों ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा, तो बी केयरफुल, है ना। हम ये जो पॉइंट पी ले रहे हैं एक्सिस पे, तो वो कैसा पॉइंट ले रहे हैं हम, ये बच्चों एक्सप्रेशन हमने किसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा पॉइंट जो बच्चों डाइपोल से बाहर है ना। ये पॉइंट पी यहाँ पे हो सकता है, या फिर ये पॉइंट पी बच्चों यहाँ पे इस साइड भी हो सकता है ना, बाहर की साइड, अंदर नहीं लेना है, ठीक है। तो बच्चों ये एक चीज होगी। और दूसरा बच्चों इन दोनों एक्सप्रेशन को देखिए, जो हमने दोनों एक्सप्रेशन डिराइव करे हैं, बच्चों देखिए यहाँ पे डाइपोल कौन सा है, प्लस क्यू माइनस क्यू,
डाइपोल से आर जितने डिस्टेंस पे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वही सेम डाइपोल, यही सेम डाइपोल। अब बच्चों इस डाइपोल से सेम डिस्टेंस आर ले रहे हैं, यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस लिया था वही सेम डिस्टेंस अगर आर हम इक्वेटोरियल प्लेन पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए। अब दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करें, क्या बच्चों देखिए Kp बाय आर क्यूब, क्या ये Kp बाय आर क्यूब के बराबर बच्चों देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ये हो जाएगा 2 टाइम्स Kp बाय आर क्यूब के बराबर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, है ना। तो ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, इस पे से बच्चों डायरेक्टली हम एमसीक्यू या ऐसे कुछ सॉल्व कर सकते हैं, तो ये रिजल्ट भी बच्चों वहां पे याद रख लीजिएगा, है ना। सेम डिस्टेंस अगर एक्सिस पे ले रहे हैं, वही सेम डिस्टेंस अगर इक्वेटोरियल प्लेन पे लेंगे, तो इक्वेटोरियल प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है उसका डबल बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा एक्सिस में, ठीक है। तो ये बच्चा एक्सप्रेशन याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों देखिए इस पे ही बेस्ड एग्जांपल नंबर 1.10 जो बुक में दिया गया है। अब बच्चों देखिए पूरा स्टेटमेंट जो है मैंने यहाँ पे नहीं बताया हुआ है, हम फिगर पे से ही बच्चों चीज समझ सकते हैं। एक डाइपोल दिया हुआ है -10 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम, दोनों बच्चों आप चार्ज देख सकते हैं सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना दिया हुआ है 0.5 mm, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.5 mm। तो आपको फर्स्ट केस में क्या करना है, एक्सिस पे कोई एक पॉइंट P, और ये पॉइंट P आपको सेंटर से कितना बोला गया है 15 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस है, तो ये R इज इक्वल टू कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। तो इतने डिस्टेंस पे आपको इस पॉइंट P पे क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों देखिए यहाँ पे R के कंपैरिजन में बच्चों देखिए ये R कितना है 15 सेंटीमीटर, और बच्चों देखिए यहाँ पे ये 0.5 mm, ये बच्चों 2a, बच्चों डाइपोल का जो लेंथ है ये 2a इज इक्वल टू कितना है 0.5 mm। तो बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली R जो है इज वेरी ग्रेटर देन बच्चों 2a, या फिर a ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। ये 15 सेंटीमीटर है और ये सिर्फ और सिर्फ 0.5 mm है, तो R जो है बच्चों वो a के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बच्चों अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ये लिखना चाहे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बच्चों ये एक्सप्रेशन हमें मालूम है, लास्ट लेक्चर में जो हम देख चुके हैं, और ये यहाँ पे हो जाएगा p कैप। बच्चों 2k का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ p बच्चों कैसे फाइंड करेंगे डाइपोल मोमेंट, तो ये हो जाएगा 2 × a × q, और यहाँ पे बच्चों r कितना है देखिए, r कितना है 15 सेंटीमीटर की जगह बच्चों हम मीटर में लिख देंगे तो ये 0.15 मीटर, है ना। r क्यूब है तो ये, और p कैप। यहाँ से बच्चों अगर हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा 2.6, है ना। ये आंसर हमें मिलेगा 2.6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो ये बच्चा एक्सिस के केस में। अब बच्चा आपको इक्वेटोरियल प्लेन पे बोला हुआ है, इक्वेटोरियल प्लेन के लिए एक्सप्रेशन क्या है E इक्वेटोरियल प्लेन पे बच्चा एक्सप्रेशन क्या है माइनस kp बाय आर क्यूब, है ना। ये p कैप। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये p कैप आपको क्या दिखा रहा है, ये p कैप देखिए, p कैप कौन से डायरेक्शन में होता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर के डायरेक्शन में। तो बच्चों यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा माइनस से प्लस, तो ये बच्चों डाइपोल मोमेंट वेक्टर p। अब बच्चों इसी डायरेक्शन में क्या यूनिट वेक्टर होगा, तो बच्चों ये इसी डायरेक्शन में ये p कैप भी होगा, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट वेक्टर उसी डायरेक्शन में बच्चों ये यूनिट वेक्टर। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन से डायरेक्शन में होगा A से B की डायरेक्शन में, A to B, है ना। हम देख सकते हैं बच्चों पॉइंट P पे ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट में ये ब्लू लाइन से एरो दिखाया हुआ है, वो क्या दिखा रहा है देखिए, A से B की डायरेक्शन में जो एरो है उस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब बच्चों यहाँ पे भी देखिए सेम डाइपोल है, 0.5 mm दोनों के बीच का डिस्टेंस, बच्चों सेम डिस्टेंस है ना, R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी देखिए 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने जो जस्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ था यहाँ से भी बच्चों उसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, है ना।
बट वो बच्चों हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मान लीजिए 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमारा जो बेसिक इक्वेशन है उसको यूज करके ही वहां पे है ना ये हम वैल्यू डिराइव करेंगे। ये एक्सप्रेशन बच्चों जैसे छोटे एमसीक्यू या ऐसा कहीं आपको आ रहा है तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे बच्चों बेसिक इक्वेशन से ही जाएंगे। तो ये माइनस KP/R³ बच्चों सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपको आंसर बच्चों कितना मिलना चाहिए बच्चों, ये इक्वेटोरियल प्लेन पे एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उसका नियरली हाफ होता है, तो बच्चों ये जो है इस वैल्यू का हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, है ना। आप चाहे तो बच्चों वैल्यू चेक कर सकते हैं, सारी वैल्यू पुट करके देखिए, ठीक है। और ये हो जाएगा P कैप माइनस P कैप। तो बच्चों ये माइनस P कैप क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, डाइपोल मोमेंट वेक्टर यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में है, -10 और ये +10, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ये बच्चों P कैप का डायरेक्शन भी वही हो जाएगा। तो बच्चों हमेशा इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई एक पॉइंट है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बच्चों यहाँ पे हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अगर बच्चों यहाँ पे इसका डायरेक्शन में बताना चाहूँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, B to A की डायरेक्शन में, B to A की डायरेक्शन में होगा, है ना यहाँ पे। तो ये हो गया बच्चों सिंपल सा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1.10। बुक में देखेंगे तो बच्चों वहां पे बहुत सारी लेंथी प्रोसीजर वहां पे करी हुई है, उतना ज्यादा वहां पे करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक इक्वेशंस हैं, इनको आप पुट करके वहां पे सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। बच्चों एक्सटर्नल फील्ड मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बच्चों अगर कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर अगर कोई एक डाइपोल को हम रख रहे हैं तो वो डाइपोल बच्चों वहां पे किस तरीके से बिहेव करेगा वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे फिगर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हुआ है। बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों उसमें सारी की सारी एक दूसरे को पैरेलल, बच्चों देखिए ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को पैरेलल और बच्चों इक्वी डिस्टेंस पे है ना। आप देखेंगे बच्चों ये सारे डिस्टेंस जो है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस देखिए इक्वल है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर बच्चों देखिए हमने एक डाइपोल रख दिया, ये +Q चार्ज, ये -Q चार्ज, मान लेते हैं इसका लेंथ जो है डाइपोल का लेंथ वो 2a है, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये चीज हमें मालूम है, अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और वो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो उस पॉजिटिव चार्ज पे बच्चों फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, है ना। ये चीज बच्चों हम आगे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों ये +Q चार्ज पे फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। बच्चों मैग्नीट्यूड कितना होगा, बच्चों ये एक्सप्रेशन हमें मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू F/Q, तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस +Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा Q × E, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सेम इसी तरीके से बच्चों देखिए ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये बच्चों नेगेटिव चार्ज है और ये बच्चों नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बच्चों फोर्स लगेगा वो हो जाएगा QE। आप देख सकते हैं बच्चों ये QE इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और यहाँ पे ये QE इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। अब बच्चों ये दोनों फोर्स जो है उनको अगर वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखें तो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू बच्चों ये क्या होगा, QE। बच्चों यहाँ पे देखिए इक्वेशन कैसे समझ सकते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें, है ना, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज F-Q, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों -Q। अब मैंने -Q लिखा, देखिए ये इक्वेशन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों ये फोर्स लग रहा है। बच्चों देखिए ये फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए बच्चों हमने माइनस लिखा। तो अगर बच्चों हम टोटल फोर्स देखें, बच्चों डाइपोल में 2 ही चार्ज है, 2 चार्ज पे बच्चों जो 2 फोर्स लग रहे हैं वो हमने दिखा दी। तो यहाँ पे बच्चों अगर टोटल फोर्स की बात करें, टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लस फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। बच्चों देखिए दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये +QE है और ये -QE, दोनों बच्चों मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट डायरेक्शन में,
तो बच्चों यहाँ पे टोटल फोर्स 0 हो जाएगा, टोटल फोर्स जो है ना वो 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला। ठीक है, ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है, जैसे कोई एक बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको हमने कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो उस डाइपोल पे नेट फोर्स 0, उस डाइपोल पे नेट फोर्स जो है वो 0 होगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बच्चों अगर यहाँ पे हम आगे देखें तो देखिए बच्चों डाइपोल पे ये दो फोर्स लग रहे हैं, QE और ये भी QE, दोनों सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों देखिए ये QE जो है वो इस डायरेक्शन में और ये QE इस डायरेक्शन में। तो बच्चों देखिए ये दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंस। बच्चों देखिए इस फोर्स के लिए लाइन ऑफ एक्शन ये, इस फोर्स के लिए बच्चों यहाँ पे ये लाइन ऑफ एक्शन ये। तो बच्चों दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंस। तो बच्चों ये दोनों फोर्स यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं, बच्चों कपल फॉर्म कर रहे हैं। बच्चों रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दो ऐसे फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो वो दोनों फोर्स बच्चों मिलके क्या बनाता है, एक कपल। तो बच्चों कपल की वजह से बच्चों यहाँ पे कपल की वजह से बच्चों जो टॉर्क लगता था, उस टॉर्क का बच्चों अगर आपको एक्सप्रेशन याद हो तो टॉर्क ड्यू टू कपल, ये बच्चों हम क्या लिखते थे, टॉर्क ड्यू टू कपल बच्चों ये हम क्या लिखते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स है ना, दोनों में से बच्चों कोई भी एक फोर्स ले लेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two forces बच्चों ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो कपल लग रहा है इस डाइपोल पे, उसकी वजह से बच्चों कुछ ना कुछ टॉर्क लगेगा, तो वो टॉर्क T इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। बच्चों देखिए यहाँ पे QE माइनस QE, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये Q इंटू E इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बच्चों देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बच्चों देखिए दोनों चार्ज है, ये चार्ज, तो ये चार्ज के लिए लाइन ऑफ एक्शन ये, और इस चार्ज के लिए लाइन ऑफ एक्शन ये, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ये होगा, है ना, दोनों के बीच का बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाए। मान लेते हैं बच्चों जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो ये एंगल मान लेते हैं ये थीटा बन रहा, और ये बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और ये हाइपोटेनस है, और ये मान अगर एंगल थीटा है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2a cos थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों 2a sin थीटा, है ना। थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट बच्चों cos कंपोनेंट, थीटा का अपोजिट जो है वो sin कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना है, मतलब ये, तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टर्म्स को अगर थोड़ा सा हम रीअरेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 2a और ये q उसको आगे ले लेते हैं, तो ये 2a q, और बच्चों e sin थीटा उसको हम पीछे ले रहे हैं, है ना, 2a q और ये e sin थीटा। अब बच्चों 2a q के बराबर हम क्या लिखते हैं बच्चों, क्या p इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या हम 2a q लिखते हैं, है ना, ये चीज हमें मालूम है। तो 2a q के बराबर हो जाएगा ये p e sin थीटा। अब बच्चों देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये डाइपोल मोमेंट जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये बच्चों यहाँ पे हमें साइन थीटा दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ पे ये टॉर्क जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन लिखना चाहें तो ये बच्चों डाइपोल मोमेंट वेक्टर P और इलेक्ट्रिक फील्ड E, बच्चों इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या हो जाएगा, PE sin थीटा, बच्चों वही चीज है। तो बच्चों यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा उसका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे लिए एक्सप्रेशन बन गया किसका, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, जब उसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखिए
एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करिए, ये टॉर्क यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में लग रहा है ना, ये टॉर्क कौन से डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों? देखिए बाकी सारे अगर थोड़ी सी चीजें यहाँ पे मैं हटा दूं, है ना, टॉर्क कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? ठीक है, टॉर्क बच्चों कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? देखिए ये बच्चों फोर्स इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये फोर्स इस डायरेक्शन में। तो बच्चों ये जो टॉर्क लग रहा है वो डाइपोल को इस डायरेक्शन में, आप अगर थोड़ा अच्छे से देखेंगे, डाइपोल को इस डायरेक्शन में रोटेट करवाने की ट्राई करेगा ये टॉर्क। तो बच्चों ये रोटेट करवाने की ट्राई करेगा और ये इस तरीके से बच्चों रोटेट करेगा जिससे कि बच्चों ये जो है डाइपोल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए ट्राई करेगा, है ना। तो ये टॉर्क बच्चों इस तरीके से लगता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ये टॉर्क जो ऐसे इस तरीके से लगता है, टॉर्क act such that dipole tends to align in the direction of electric field, in the direction of electric field E। ठीक है, तो ये हो गया। अब बच्चों एक दो अगर हम कंडीशन ले लें, जैसे टॉर्क टॉ इज इक्वल टू क्या है, पीई साइन थीटा, अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो बच्चों देखिए ये टॉर्क मिनिमम कब हो सकता है? बच्चों ये टॉर्क मिनिमम कब हो सकता है? साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम कहां पे हो सकता है बच्चों? जीरो पे। या तो थीटा इज इक्वल टू हम जीरो ले लें या फिर थीटा इज इक्वल टू 180 ले लें, तो ये हो जाएगा बच्चों P इंटू ई। थीटा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा जीरो या फिर 180, है ना। 180 के केस में बच्चों साइन जो है वो उसका वैल्यू जीरो ही हो जाएगा। और टॉर्क बच्चों आपको मैक्सिमम कब मिलेगा बच्चों? साइन थीटा की वैल्यू आपको मैक्सिमम कब मिलती है? साइन थीटा की वैल्यू बच्चों मैक्सिमम कब मिलेगी? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो ये हो जाएगा बच्चों सॉरी, ये मिनिमम जो मैंने लिखा है ना, ये मिनिमम जो लिखा बच्चों वो जीरो हो जाएगा, है ना। साइन जीरो साइन 180 जीरो, तो बच्चों ये मिनिमम वैल्यू जीरो, है ना, सॉरी। और मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कब होगा? जब ये साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब? साइन 90 पे। तो ये हो जाएगा पीई, और यहाँ पे बच्चों थीटा इज इक्वल टू कब होगा? 90 डिग्री। थीटा जो है वो 90 डिग्री, है ना। ये थीटा बच्चों देखिए अगर 90 डिग्री पे है, अगर ये 90 डिग्री पे है तो इस पे टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। अगर थीटा 0 या 180 डिग्री है तो उस पे बच्चों कुछ टॉर्क लगेगा ही नहीं, है ना। टॉर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों डाइपोल का बिहेवियर इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए डाइपोल को अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो उस केस में बच्चों वहां पे उस पर क्या इफेक्ट आएगा वो हम देखने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो सबसे पहली चीज बच्चों नेट फोर्स जो है डाइपोल पे, नेट फोर्स जो है वो कभी भी बच्चों जीरो नहीं होगा, है ना। डाइपोल पे जो नेट फोर्स है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। जो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस केस में बच्चों डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो होगा। बट बच्चों अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बच्चों नेट फोर्स वहां पे जीरो नहीं होगा। बट अगर बच्चों हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क तो ये बच्चों कुछ बच्चों ये जो टॉर्क है कुछ केसेस में जीरो हो सकता है, कुछ केसेस में बच्चों वहां पे नॉन जीरो भी हो सकता है। तो बच्चों हम स्पेशल केस ले रहे हैं, ऐसे केसेस जिस केस में बच्चों टॉर्क का वैल्यू जो है वहां पे हमें जीरो मिल रहा है। तो फर्स्ट केस देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर, है ना। आप बच्चों देखिए फिगर में सिचुएशन देख सकते हैं, ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों नॉन यूनिफॉर्म है और ये बच्चों देखिए एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, तो बच्चों डाइपोल मोमेंट वेक्टर ये हो गया। आप देख सकते हैं बच्चों दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे एक नीचे नोटेशन दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। बच्चों ये एरो आपको दिया हुआ है, इसका मतलब अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एरो दिखाया हुआ है इस डायरेक्शन में, मतलब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगा, और अगर पीछे हम देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। एरो के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहां पे बढ़ रहा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे दो चार्ज है ना, और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। मान लेते हैं यहाँ पे इस Q1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो E1 है, Q प्लस Q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो मान लेते हैं E2 है। बच्चों E1 और E2 क्यों ली, नॉन यूनिफॉर्म है ना।
तो बच्चों E1 जो है सीधी सी चीज है, यहाँ पे कम होगा और E2 जो है वो ज्यादा होगा। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो बच्चों ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2, तो इस पे बच्चों फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही। तो ये हो जाएगा QE2, और यहाँ पे बच्चों फोर्स जो लगेगा ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव के केस में फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा है ना QE1। अब बच्चों देखिए QE2 और QE1 दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? चार्ज तो सेम ही है, ये भी Q, ये भी Q। बच्चों E1 जो है वो कम है, E2 ज्यादा है, तो सीधी सी चीज है, ये फोर्स जो है वो यहाँ पे ज्यादा लग रहा है और ये फोर्स जो है यहाँ पे कम लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स बच्चों कौन से डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में ही लगेगा। नेट फोर्स जो है वो बच्चों इस डायरेक्शन में ही लगेगा। वही चीज देखिए आपको बताई हुई है, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ये एरो आपको दिखाया हुआ है। मतलब बच्चों नेट फोर्स अगर इस डाइपोल पे देखें, अगर मैं सारी चीजें हटा दूं, है ना, नेट फोर्स बच्चों यहाँ पे इस डाइपोल पे, है ना, देखिए नेट फोर्स जो है इस डाइपोल पे बच्चों, नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस डाइपोल पे नेट फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब बच्चों देखिए अगर हम टॉर्क की बात करें, इस केस में अगर हम टॉर्क की बात करें तो देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे हमने अभी अभी बताया ये QE2 लग रहा है और यहाँ पे ये QE1 है ना, ये QE1 इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर डाइपोल पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं बच्चों, डाइपोल में ये पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट, अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो बच्चों देखिए ये सारे के सारे पॉइंट्स में से बच्चों ये दोनों फोर्स पास हो रहे हैं, QE2 और QE1। बच्चों दोनों का अगर हम लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे, QE2 और QE1 दोनों के लिए बच्चों लाइन ऑफ एक्शन देखें, क्या यही है? बच्चों लाइन ऑफ एक्शन देखें, क्या यही है? तो बच्चों क्या ये चीज हम पढ़ चुके हैं? अगर कोई एक फोर्स है, वो फोर्स जो है उसका लाइन ऑफ एक्शन कोई एक पॉइंट में से पास हो रहा है, तो वो फोर्स बच्चों उस पॉइंट के अबाउट कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों फोर्स देखिए, है ना, ये दोनों फोर्स जो है इसकी लाइन ऑफ एक्शन, अगर डाइपोल के एक्सिस पे बच्चों कोई भी पॉइंट ले ले तो वो बच्चों सारे के सारे पॉइंट में से पास हो रहा है। तो इस डाइपोल पे बच्चों ये दोनों फोर्स कोई भी टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बच्चों इस केस में, है ना, इस केस में टॉर्क जो है वो जीरो, है ना। मतलब ये बच्चों डाइपोल जो है वो रोटेट नहीं कर पाएगा। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स है उस डायरेक्शन में बच्चों ये मूव होते जाएगा, आगे ट्रांसलेशन मोशन करेगा, है ना। तो ये बच्चों केस 1 हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों केस 2 को भी समझ सकते हैं। When electric field E is anti-parallel to dipole moment vector, बच्चों देखिए फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना। अब बच्चों देखिए डाइपोल में ये -q प्लस q डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल है। फिर से बच्चों डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, है ना, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। तो बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं ये E2, यहाँ पे मान लेते हैं E1। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये -q है, तो -q पे बच्चों फोर्स कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट। तो ये -QE2, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पे बच्चों फोर्स जो है इस पे E1 पे, तो ये लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, तो ये हो जाएगा QE1। QE1 बच्चों दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? क्या ऐसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, मतलब ये E2 ज्यादा होगा। तो सीधी सी चीज है बच्चों, ये जो फोर्स है इसका वैल्यू ज्यादा, और ये फोर्स बच्चों कौन से डायरेक्शन में है? क्या इस डायरेक्शन में है? तो नेट फोर्स भी बच्चों इस डाइपोल पे इस डायरेक्शन में ही लगेगा, है ना। वही चीज देखिए, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, आपको क्या ये एरो दिखाया हुआ है? तो इस डायरेक्शन में इस डाइपोल पे कुछ ना कुछ नेट फोर्स लगा, ठीक है बच्चों। फिर से यही चीज, टॉर्क यहाँ पे जीरो होगा, है ना, सेम रीजन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, है ना, टॉर्क जो है वो इस केस में भी जीरो होगा। तो ये हो गया बच्चों डाइपोल इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। तो कुछ स्पेशल केसेस को याद रख लीजिए। तो बच्चों एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, डाइपोल पे जो टॉर्क लगता है उसका रिगार्डिंग। एक्सरसाइज में देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1.10, क्या है स्टेटमेंट देखिए, an electric dipole with dipole moment 4 into 10 raised to -9 coulomb into meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 raised to 4 Newton per coulomb। बच्चों देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल दिया हुआ है जिसके लिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू दिया गया है 4 into 10 raised to -9 कूलम्ब into मीटर,
और बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दे दिया गया है, ये है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और बच्चों देखिए दोनों के बीच का एंगल है ना बच्चों, देखिए डाइपोल मोमेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना दिया गया है हमें, थीटा 30 डिग्री। तो ये थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे है 30 डिग्री। तो यहां से बच्चों आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। बच्चों देखिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे टॉर्क टॉ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता था, पीई साइन थीटा, है ना, पीई साइन थीटा। बच्चों जस्ट अभी हम एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं, पी का वैल्यू आपको दिया है, ई का भी वैल्यू है आपके पास, थीटा भी है आपके पास। बच्चों सारी वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से बस आपको आंसर निकालना है ना। टॉर्क है तो बच्चों इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, है ना। सिंपल बच्चों आपको वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ से आंसर। इसके बाद बच्चों देखिए एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 1.9 क्या है स्टेटमेंट देखिए, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁷ कूलम एंड QB इज इक्वल टू -2.5 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड एट पॉइंट्स A। बच्चों देखिए ये जो पॉइंट A है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और दूसरा है पॉइंट B, है ना, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और रिस्पेक्टिवली। मतलब बच्चों ये चार्ज QA जो है, चार्ज QA इस लोकेशन A पे है, चार्ज QB जो है वो इस लोकेशन B पे है। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। बच्चों देखिए ये जो सिचुएशन दी हुई है, अगर यहाँ पे फिगर ड्रॉ करें, दोनों का लोकेशन दिखा है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे दोनों x और y कोऑर्डिनेट 0 है। बच्चों QA और QB का जो लोकेशन है यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों केस में क्या यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ z कोऑर्डिनेट है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ z एक्सिस ही दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे बच्चों को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन O है, ओरिजिन O मैं इस डायरेक्शन में दिखा दे रहा हूँ प्लस z एक्सिस, तो बच्चों यहाँ पे ये होगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा माइनस z एक्सिस। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे जो है ये -15, बच्चों यहाँ से ये जो है ये z इज इक्वल टू -15 है, तो बच्चों -15 जितने डिस्टेंस पे कौन सा चार्ज है, QA, तो यहाँ पे बच्चों ये QA चार्ज है। और बच्चों +15 पे कौन सा चार्ज है, QB, तो यहाँ से हम मान लेते हैं +15 जितने डिस्टेंस पे चार्ज है QB, है ना, चार्ज जो है वो QB। तो बच्चों देखिए QA और QB, बच्चों देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मतलब बच्चों ये एक तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल ही बन गया, है ना, यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगर ये डिस्टेंस की बात करें, दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा, ये 15 है, मैग्नीट्यूड देखेंगे ये 15 है और ये भी 15 है, तो टोटल बच्चों डिस्टेंस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, है ना, QA और QB के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। पहला क्या पूछा हुआ, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। बच्चों देखिए Q टोटल क्या होगा, Q टोटल इज इक्वल टू कौन से दो चार्ज है, QA और दूसरा है QB। बच्चों देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, बट एक का साइन बच्चों माइनस है, तो बच्चों ये क्या है, यहाँ पे टोटल चार्ज की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या पूछा हुआ है, डाइपोल मोमेंट। बच्चों ये डाइपोल बन गया, तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 2 × A × Q। बच्चों देखिए 2A क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच, बच्चों 2A क्या होता है, डाइपोल का लेंथ या फिर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो ये 2A इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, है ना। तो ये बच्चों 30 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.3, और चार्ज Q का वैल्यू कितना है, 2.5 × 10⁻⁷, तो यहाँ से बच्चों आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, वैल्यू मिल जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 7.5 × 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए, ये तो बच्चों हमने डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, है ना, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अगर डायरेक्शन भी हमें दिखाना हो तो कैसे दिखा सकते हैं बच्चों, डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में होता है, डाइपोल मोमेंट का बच्चों डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में लेते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बच्चों देखिए नेगेटिव कौन सा है, क्या यहाँ पे QB नेगेटिव है, बच्चों ये QB नेगेटिव है, आप देख सकते हैं, और ये QA यहाँ पे पॉजिटिव है, तो बच्चों डाइपोल मोमेंट जो है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है बच्चों
नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁸ के कैप। बच्चों ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसको मैं यहाँ पे माइनस साइन लिख देता हूँ, है ना, के कैप कूलम्ब इंटू मीटर। ठीक है, तो ये बच्चों वेक्टर के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों डाइपोल मोमेंट वेक्टर और ये इसका मैग्नीट्यूड।